मित्रों नमस्कार। सात रंग चैनल के इस पुस्तकनामा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर 4 किताबें लेकर आए हैं। इन 4 किताबों में एक किताब है गज़ल की, एक नज़्म की, एक है व्यंग्य की आलोचना की और एक है उपन्यास भी थ्रिलर उपन्यास। मित्रों, जो हमारी 4 किताबें हैं उनमें पहली किताब है देश के जाने माने शायर बाल स्वरूप राही का ये शेर संग्रह है। इसमें उनकी कुछ गज़लें भी हैं और कुछ इसमें मुख्तलिफ शेर हैं। बहुत ही अलग किस्म की ये किताब है, इस पर अभी हम बात करेंगे। दूसरी किताब है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी देवेंद्र कुमार की का उपन्यास है ये डबल क्रॉस। ये सच्ची घटनाओं पर केंद्रित उपन्यास है और इसके जुड़े हुए पात्रों ने एक समय में देश की राजनीति में भी हलचल मचा दी थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है। तीसरी किताब है व्यंग्य की आलोचना की। सुनील जैन राही के संपादन में ये व्यंग्य की आलोचना की किताब आई है, व्यंग्य के साथ कौन। इसमें परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविन्द्रनाथ त्यागी के साथ समकालीन पीढ़ी के श्री ज्ञान चतुर्वेदी, प्रेम जन्मेजय और सुभाष चंद्र यानी मेरे ऊपर ये व्यंग्य के साथ कौन है। इसके अलावा व्यंग्य पर अलग अलग क्षेत्रों की जो विसंगतियां हैं उन पर भी बात अलग अलग लेखकों ने की है, उनकी हम बाद में बात करेंगे। चौथी किताब है कमला सिंह जीनत जी की सजदा। सजदा नज़्म संग्रह है और इसमें उनकी सरल सहज भाषा में लिखी हुई बहुत सारी नज़्में हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बाल स्वरूप राही जी की किताब की बात, शेर मनपसंद। इसमें बाल स्वरूप राही जी को जब भी हम याद करते हैं तो उनका एक प्रसिद्ध शेर हमें लगभग हमेशा याद आता है कि हम पे दुख का पर्वत टूटा तब हमने 2-4 कहे, उस पे भला क्या बीती होगी जिसने शेर 1000 कहे। और शेर हजारों शेर राही जी ने भी कहे हैं और उनका दुख का जो पर्वत है उसका हम सब लोग साझी करना चाहते हैं और दुख के पर्वत में से सब हम अपना अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। और राही जी की जो मुझे सबसे बड़ी खासियत लगती है कि राही जी की जो अधिकांश गज़लें, जो अधिकांश उनके शेर हैं, वो उनके अंदर की बेचैनी के अनुवाद की तरह से हमारे सामने आते हैं। और लगता है जैसे कि जब जब शायर परेशान होता है, बेचैन होता है, जब जब वो आसपास के वातावरण से शुद्ध होता है तो वो अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको गज़लों में ढाल देता है, मुख्तलिफ शेरों में ढाल देता है और कोशिश करता है कि उसकी जो बेचैनी है वो आपकी भी बेचैनी बन जाए। वैसे तो वो प्रेम और राग के कवि हैं, प्रेमिल कविताओं का बहुत बड़ा जखीरा उनके पास है, प्रेमिल गज़लों का। लेकिन जहाँ जहाँ वो दर्द से जुड़ी हुई शायरी करते हैं, जहाँ वो आम आदमी के दर्द को उठाते हैं अपनी गज़लों में, वहाँ पर वो और भी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मैं अगर उनके मुख्तलिफ शेरों की बात करूँ तो देखें कि कुछ उनके शेर हैं कि बहुत चर्चित शेर हैं कि जिनके सपनों में आग होती है, जिनके सपनों में आग होती है, रात भर करवटें बदलते हैं। क्या शेर है साहब। और एक और देखिए शेर, बिल्कुल बड़े अलग अंदाज का शेर है कि जब भी बेहद बढ़ी परेशानी, जब भी बेहद बढ़ी परेशानी, सूखे पौधों को दे दिया पानी। ये जो अंदाज है शायरी का, ये बाल स्वरूप राही जी को बहुत अलग किस्म का शायर बनाता है। और अगर हम उनकी कुछ गज़लों में से देखें कि जहाँ पर वो प्रेम और राग की शायरी को लेकर अपने पाठकों को बांधते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, तो देखें कि दिल को थामे हुए यूँ बेकरार बैठे हैं, ऐसा लगता है कोई दाव हार बैठे हैं, उनसे कह दो कि किसी और को जाकर छेड़ें, हमको घिरे हुए जो गम गुसार बैठे हैं, एक भी चांद तुम्हें अपने साथ ला न सका, हम तो हर रात की जुल्फ़े सवार बैठे हैं, और तुम न गुज़रोगे इधर से ये सही है, लेकिन
तुमने करने को कहा इंतज़ार बैठे हैं। क्या मीठी सी गज़ल है ये। और जो परंपरागत गज़ल है उसके शेर मैंने आपको अभी प्रस्तुत किए थे। और देखें कि जहाँ बेचैनियों की बात है, जहाँ अंदर के तनाव की बात है, वहाँ पर आप देखेंगे कि एहसास की धूप में तप कर ये शेर जवान होते हैं। और ये जो तपे हुए शेर हैं, एहसास की धूप में तपे हुए शेर हैं, ये आपको बहुत गहरे तक जाकर छूते हैं। आप देखें कि गरना ये किस्से संभाले जाएंगे, पुस्तकों तक में हवाले जाएंगे, हो गए हैं सब अंधेरे की तरफ, अब कहाँ बच के उजाले जाएंगे। ये सवाल जो खड़े करने का जो अंदाज़ है और जो एक सवाल पूछते हैं जनता से, अपने आप से, आम आदमी से, और उन सवालों को उठाने की जो कारीगरी है वो तारीफ़ की मांग करती है। और आप एक और देखें कि एक बिल्कुल अलग अंदाज के शेर हैं कि वक्त का आखिरी फरमान अभी बाकी है, वक्त का आखिरी फरमान अभी बाकी है, मेरे अंजाम का ऐलान अभी बाकी है, आप हमदर्दी से क्यों मार रहे हैं मुझको, क्या मेरे जिस्म में कुछ जान अभी बाकी है। और बेचकर खुद को कई कर्ज चुकाए तो सही, पर खरीदार का एहसान अभी बाकी है, और दस्तखत जिनको कराने हैं जरा सब्र करें, घर में कुछ रोज़ का सामान अभी बाकी है, घर में कुछ रोज़ का सामान अभी बाकी है। और देखें कि बहुत ही अलग किस्म का शेर, रागी अनुभूतियों का ये शेर है कि पूरी ना हुई बात चलो फिर कभी सही, पूरी ना हुई बात चलो फिर कभी सही, छोटी थी मुलाकात चलो फिर कभी सही, इस हफ्ते का वादा था मगर हफ्ते में दिन तो होते हैं फ़कत साथ, चलो फिर कभी सही, दे पाया कब जवाब ज़माने के जिरह का, मुश्किल थे सवालात चलो फिर कभी सही, और आज़ादी की एक सांस तक लेने नहीं देती, रिश्तों की हवालात चलो फिर कभी सही। तो मित्रों, ये जो अंदाज़ है बाल स्वरूप रही साहब का, हमारे समय के बहुत बड़े शायर, हमारे समय के बहुत बड़े चिंतक, जो जिनका चिंतन उनकी शायरी में झलकता है, उनके मैंने आपको कुछ शेर सुनाए, उनकी किताब पर कुछ बात की। इसके साथ ये किताब मुझे लगता है कि पढ़े जाने की मांग करती है। डायमंड बुक्स ने इसको छापा है, 400 रुपये इसकी कीमत है, और पृष्ठ संख्या इसकी 176 है, लेकिन ये 400 रुपये आपको, जो अगर आप अच्छे पाठक हैं, अगर आप अच्छी शायरी पसंद करते हैं तो आपको कतई नहीं अखरने वाले। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप अच्छी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, अच्छी गज़लें पढ़ना चाहते हैं, तो आप बाल स्वरूप राही जी को पढ़ें, इस किताब को पढ़ें। इसके अलावा जो दूसरी किताब है मित्रों, डबल क्रॉस, ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास को देखिए, अगर आप मैं शिल्प की बात करूं तो ये उपन्यास शिल्प के स्तर पर तो कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, लेकिन कंटेंट के स्तर पर ये उपन्यास आपको हिला के रख देता है। ये उपन्यास कहता है कि ये इस तरह की चीज़ों को पढ़ा जाना बेहद ज़रूरी है। कारण क्या है कि आप देखें कि ये उपन्यास जो है, देवेंद्र कुमार देश के जाने माने पुलिस अधिकारी रहे, बहुत सारे बड़े मामलों से जुड़े रहे, जासूसी संस्था में से भी जुड़े रहे, रॉ जैसी संस्थाओं से जुड़े रहे, और उसमें जो सच्ची घटनाओं पे एक वरिष्ठ अधिकारी थे उस समय के, लगभग 20-25 साल पहले के, और वो वरिष्ठ अधिकारी मिलिट्री से आए थे, और मिलिट्री से आने के बाद उनको कई लोगों से मुलाकात हुई, गलत लोगों से मुलाकात हुई, और धीरे धीरे वो भ्रष्टाचार में डूबते चले गए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्होंने समझौते किए, और होते होते स्थिति ये आई कि वो जो अधिकारी थे वो
CIA के एजेंट बन गए। कई सारी संस्थाओं से, चीनी संस्थाओं से, कई सारी संस्थाओं से वो जुड़े और उनके लिए वो काम करने लगे, डबल क्रॉस करने लगे। डबल क्रॉस एजेंट कहते हैं ऐसे एजेंट्स को। और जिन लोगों ने जासूसी उपन्यास पढ़े हैं वो जानते हैं कि इस तरह के जो एजेंट्स होते हैं उनको बहुत सारे खतरे उठाने पड़ते हैं, और यही खतरे आने वाले समय में देश को भी उठाने पड़े, और इनके कारण इनकी संस्था को भी बहुत कष्ट इससे हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति अपने जुगाड़ों के बल पर, अपने जो इसने सोर्सेज बनाए थे उनके बल पर एक ऐसी संस्था में पहुंच जाता है जो देश के खुफिया मामलों को नियंत्रित करती है। वहाँ पर संयुक्त सचिव के पद पर पहुंच जाता है, और वहाँ पर ये देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण दंगे होते हैं। ये देश की जो खुफिया जानकारियां जो हैं वो बाहरी एजेंसियों को, जासूसी एजेंसियों को देता है, जो देश के विरुद्ध काम करती हैं, और उनके कारण देश में दंगे होते हैं, देश में बहुत सारी जगह परेशानियां होती हैं, कुछ लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग खतरे में पड़ जाते हैं, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। तो ऐसे में देवेंद्र कुमार जी और उनके साथियों ने, जो उसमें कृष्णन नाम का जो पात्र है, वो सविंद्र सिंह नाम के पात्र, जो उसका नायक, मैं नहीं जानता कि सच है, सच्चा नायक है, असली नाम है या नकली है, लेकिन वो उसको पूरे उसके कांड को पकड़ता है, और इसी बीच में वो आदमी गायब हो जाता है। पूरा उपन्यास का मैं अंश में आपको नहीं बताऊंगा कहाँ कहाँ घटता है, लेकिन थ्रिलर उपन्यास की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि थ्रिलर उपन्यास जो है वो 3-4 चीज़ों पर निर्भर करता है। उसका प्रसिद्ध होना, उसका पाठकों तक ज़्यादा आसानी से पहुंचना, पहला कि उसकी भाषा सरल हो, दूसरा उसमें कौतूहल लगातार बना रहे, और तीसरी बात ये कि कहानी में जो प्रसंग आए वो आपको वास्तविक लगे कि वास्तव में ही ऐसा हो रहा था। अगर ये तीनों चीज़ें रहती हैं, कौतूहल बना रहता है और अंत तक आते आते आपको पता नहीं चलता है कि क्या होने वाला है, तो वो ऐसा थ्रिलर उपन्यास सफल कहा जाता है। उस दृष्टि से देवेंद्र कुमार जी का ये उपन्यास सफल है, क्योंकि ये एक सच्ची घटनाओं पर एक डबल क्रॉस एजेंट को कैप्चर करने के, उसको जानने के, उसकी सारी जो बदमाशियां हैं उनको समझने का आपको एक मौका देता है, और ये उपन्यास कई स्तरों पर आपको प्रभावित करता है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग थ्रिलर उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, जो लोग सच्ची घटनाओं पर उपन्यासों को पढ़ना चाहते हैं, उन्हें इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए। इसे छापा है बोधि प्रकाशन ने, और इसकी कीमत है 399 रुपये। 232 पेज का ये उपन्यास है, थोड़ा कीमत तो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये उपन्यास पढ़े जाने की मांग करता है। मित्रों, तीसरी किताब है व्यंग के साथ कौन। जाने माने व्यंगकार सुनील जैन राही ने देश के 7 व्यंगकारों को लेकर, उन्हें केंद्र में रखकर उन पर आलोचनात्मक कार्य किया है। उनको देखा जाए तो उनकी साहित्यिक शिनाख्त की है, उन्होंने क्या क्या काम किया उसका मूल्यांकन करने की उन्होंने कोशिश की है। और इसमें जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें परसाई हैं, शरद जोशी हैं, शिवलाल शुक्ल हैं, रविन्द्रनाथ त्यागी हैं, चारों उनकी चौकड़ी है। उसके बाद जो समकालीन व्यंग्य के जो 3 हस्ताक्षर हैं, इसमें ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं, प्रेम जन्मेजय जी हैं, और मैं यानी सुभाष चंद्र भी हूँ। तो उनमें जो लेख है उनके ऊपर, उसमें राहुल देव का बहुत अच्छा लेख है, ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग और जीवन विवेक। और रणविजय राव ने जो प्रेम जन्मेजय पे लिखा है कि व्यंग ही जिनका ओढ़ना और बिछौना है, बहुत ही आत्मीयता से लिखा हुआ लेख है, बहुत अच्छा लेख है। सुनील जैन राही जी ने मुझ पर यानी सुभाष चंद्र पर लिखा है कि सुभाष चंद्र जी में मुझे कबीर दिखाई देते हैं। और परसाई पर सुरेश कुमार मिश्र उर्तृप्त ने लिखा है, कह जग मुआ परसाई भया न कोय।
अलका अग्रवाल सेकतिया ने भी परसाई पर लिखा है। शरद जोशी पर लिखा है डॉक्टर अनंत श्रीमाली ने। और कैलाश मंडलेकर जी ने लिखा हिंदी के अप्रतिम व्यंगकार रविन्द्रनाथ त्यागी पर। और श्री लाल शुक्ल पर के राग दरबारी पर लिखा है मुकेश राठौर जी ने। उसके अलावा डॉक्टर स्नेहलता पाठक, प्रभाशंकर उपाध्याय, राजशेखर चौबे, वीना सिंह, ललिता जोशी, प्रदीप कुमार, समीक्षा तेलंग और अखिलेश जैन जी ने व्यंग के विभिन्न स्वरूपों पर दृष्टि डाली है, जिनमें वर्तमान परिदृश्य और व्यंग लेखन के विषय चयन, चुनौतियाँ और विषय के निर्वहन की कठिनाइयाँ, व्यंग्यकार और अखबार, महिला व्यंग्यकारों की सीमाएं और विषय चयन, मराठी भाषा में व्यंग और इतिहास जैसे कई मुद्दों पर। जैसे एक और है कि व्यंग परिदृश्य का अवलोकन, ललिता जोशी का। इन लोगों ने व्यंग की आलोचना को समृद्ध करने की कोशिश की है। और ये किताब जो है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये किताब कोई बहुत बड़े दावे नहीं करती। ये किताब बहुत ही सहजता से, सरलता से अपने जो पूर्ववर्ती जो व्यंग्यकार हैं उनके साथ साथ जो समकालीन व्यंग्यकारों में उन्हें महत्वपूर्ण व्यंग्यकार लगते हैं उनका सीधे सीधे मूल्यांकन करने की कोशिश करती है। और कोशिश ये भी करती है कि उनको भगवान ना बनाया जाए, उनके जो गुण दोष सबका विवेचन किया जाए। और इस मामले में ये किताब बहुत सफल है। और सुनील जैन राही ने बहुत मेहनत से व्यंग की आलोचना पर इस अच्छी किताब का संपादन किया है। मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद एक ऐसी व्यंग की आलोचना की किताब आई है कि जिसने प्रभावित किया है। इस किताब की कीमत 399 रुपये है। बोधी से ये आई है किताब। और पृष्ठ संख्या है इसकी 247, यानी कि 250 पेज की किताब है। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को भी व्यंग में रुचि है, जो हमारा पूर्ववर्ती व्यंग्यकार समूह है, चौकड़ी है व्यंग्यकारों की, उनके अलावा समकालीन व्यंग्यकारों को और उसके बाद जो व्यंग का समकालीन परिदृश्य है उससे जुड़ी चीज़ें हैं उनको पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए किताब बेहद ज़रूरी किताब है। बहुत दिन के बाद ऐसी किताब आई है जिसने व्यंग की आलोचना में एक ठहरे हुए पानी में एक पत्थर उछाला है जहाँ से लहरें उठ रही हैं। ये किताब पढ़े जाने की मांग करती है। चौथी किताब मित्रों कमला सिंह जीनत जी की सजदा है। कमला सिंह जीनत गज़लों के लिए जानी जाती हैं। बीच में उन्होंने व्यंग पर भी काम किया है और ये किताब उनकी नज़्म की किताब है। और कमला जी की एक खासियत है कि कमला जी भावना की कवयित्री है। वो विचार से कम भावना पर ज़्यादा केंद्रित रहती हैं। उनका जो लेखन है, उनकी अधिकांश रचनाएं एक ऐसी कवि की, ऐसे शायर की रचनाएं हैं जो अपने समय से सवाल करने की कोशिश करता है, जो चीज़ों को सीधे सीधे ऐसे के ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेता। वो कोशिश करता है कि चीज़ों की गहराई में जाएं और उन्हें पकड़ें और उन पर कुछ लिखें। तो ये जो एक बेचैनी है उनके अंदर, उसको उन्होंने अपनी नज़मों में बहुत अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया है। नज़में परंपरागत नज़में भी हैं इसमें और आज़ाद नज़में जो हैं वो भी इसमें हैं। और बहुत सरल सहज भाषा में वो अपने पाठकों से, अपने श्रोताओं से संवाद करती हैं कमला जी। और मैं देखता हूँ कि चाहे वो प्रेमिल अनुभूतियों की रचनाएं हों, चाहे वो अंदर की तनाव को, कुंठा को स्वर देने वाली रचनाएं हों, या फिर टूटते रिश्तों की धड़कन को लेकर वो बात करें, प्रेमिल संबंधों की जटिलताओं पर ये बात करें, जहाँ पे अभी वो बात करते हैं वो बहुत सरल सहज स्वर में बात करती हैं। कहीं उनके यहाँ शिल्प का ऐसा वो नहीं है कि वो आपके को पढ़ने से रोके, आपको बीच में से कहीं पर वो आपको आपका जो फ्लो है उसको तोड़ने की कोशिश करे। मैं उसकी इनकी नज़्म का एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ। देखें कि ज़िंदगी मेरी क्या है यूँ समझो, एक कटी सी पतंग हो जैसे, एक गुमराह सा मुसाफिर हो,
एक भटका हुआ सा बच्चा हो, एक सूखा हुआ सा दरिया हो, एक ठहरी हुई नदी हो कोई, एक प्यासी हुई सी मछली हो, एक रांझा हो और हीर ना हो, एक बादल हो और बरसे ना, एक कश्ती हो और टूटी हो, एक समंदर हो और पानी ना हो, एक पहाड़ी हो और बंजर हो, एक साधु हो और साध ना हो, एक तितली हो और उड़ ना सके, एक तितली हो और उड़ ना सके, एक बुलबुल हो और गा ना सके, एक भंवरा हो फूल को तरसे, एक अंधा हो आँख को ललचे, एक पागल होश पाए नहीं, एक शायर गज़ल न कह पाए, एक बिजली हो और कड़क ना सके, कोई रुपया हो और चल ना सके, एक शजर हो मगर समर ना हो, जहर हो ज़िंदगी बसर ना हो, वक्त की सिर्फ मारा मारी है, अश्क आँखों से मेरे जारी है और जाने की भी तैयारी है, इस तरह ज़िंदगी गुजारी है, इस तरह ज़िंदगी गुजारी। आहा, आनंद आ गया साहब। बहुत दिन के बाद मैं अली सरदार जाफरी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन रहा और फैज़ साहब को भी नज़में पढ़ी, शहर की परछाइयाँ से लेकर बाकी नज़में पढ़ी। इन नज़मों में बहुत आसानी से उसी राह पर चलने की कोशिश है और कई जगह पर ये कोशिश सफल भी होती दिखती है। एक जगह मैं अब देखता हूँ इनकी आज़ाद नज़्म है ये कि तुम्हारी झुर्रियों ने मुझे बताया है कि आँखों से बरसते हैं ये नमकीन मोती ज्वार बनकर, छाती के बीचों बीच अंदर ही अंदर एक समंदर सा चीर डाला है, रोज़ उसमें उतरती हो तुम, दर्द दर्द नहाती हो तुम, कलपती हो कसमसाती हो और फिर लौट जाती हो तुम अपने निराशा के डेरे में, वही मैले कुचैले फटे बिखेरे अपमान के एकांत कोठर में, पुरानी यादों के साथ उन्हें ही पहनती हो तुम, उन्हें ही धोती और सुखाती हो तुम हर रोज़ हर समय और फिर उन्हें सहज कर लगती लगती दिल की गुमनाम संदूक में छुपा देती हो तुम। वाह वाह वाह। कमला सिंह जीनत की कुछ नज़में बेहद खूबसूरत हैं। वो जहाँ पर भाव है, जहाँ पर गहराई है, जहाँ पर संवेदना है, जहाँ पर एहसासों की खिड़कियाँ खुलती हैं, वहाँ से जब उनकी नज़्म छनकर आती है, उन खिड़कियों से आती है, धूप के साथ वो नज़में आती हैं, तो वो विश्वास मानिए आप पर वही प्रभाव डालती हैं जैसे कि बहुत तेज़ सर्दी में से कोई छोटा सा धूप का एक टुकड़ा आए और आपको अंदर तक गर्माहट दे जाए। तो मित्रों, ये नज़में पढ़े जाने की मांग करती हैं। संस्मय प्रकाशन ने ये पुस्तक छापी है और किताब की कीमत है 250 रुपये। थोड़ा सा कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन कुछ नज़में इसमें ऐसी हैं कि जो कहेंगी कि ये तो बेशक हिंदी है। तो मित्रों, 4 किताबों पर हमने आज बात की। बाल स्वरूप राही जी का गज़ल और शेर संग्रह शेर मनपसंद, दूसरा देवेंद्र कुमार जी का थ्रिलर उपन्यास सच्ची घटनाओं पर केंद्रित उपन्यास डबल क्रॉस, तीसरा व्यंग की आलोचना की किताब कुछ उनकी कुछ इनकी, यानी व्यंग के 7 कौन, जिसका संपादन किया प्रसिद्ध व्यंगकार सुनील जैन राही जी ने, और चौथी किताब नज़्म संग्रह कमला सिंह जीनत का सजदा। मित्रों, ये 4 किताबों पर हमने बात की। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे आपसे, फिर कुछ किताबें आपके सामने होंगी और कोशिश होगी मोबाइल संस्कृति से किताब की संस्कृति तक आने की, उस संस्कृति को बचाने की जिसमें से एक अलग किस्म की खुशबू आती। किताबों की खुशबू बिल्कुल अलग होती है। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।